वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं ओमांची घोस्ट। दोस्तों, चार अनजान लोग जो अपनी गरीबी से जूझते हुए पैसों के लालच में गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे वो एमएलए की बेटी को किडनैप करके उसके जरिए पैसे कमाने का सोचते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की को इन्होंने किडनैप किया है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि प्रेत आत्मा है, जिससे इनको पैसे मिले ना मिले पर इनकी जान जाना तो तय है। और किस तरह से दोस्तों ये उससे पीछा छुड़ाते हैं, ये आज हम कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि पैसों के लिए एक लड़की को किडनैप करके कार में कैद करके रखे हुए होता है, और साथ ही साथ किसी सेफ प्लेस को ढूंढ रहे होते हैं ये सभी, ताकि जब तक उन्हें किडनैपिंग के पैसे न मिल जाए तब तक वो उस लड़की को वहाँ सेफली रख पाए। तभी बीच रास्ते में इनके कार की डिक्की से कुछ आवाजें आती है, और वो आवाजें कोई और नहीं बल्कि वही छोटी सी बच्ची निकाल रही होती है। उसी वक्त गाड़ी से उतर के डिक्की को खोलते हैं और उस बच्चे को एक रॉड से मारकर बेहोश कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद ये फिर से अपने सफर पर लगे रहते हैं। और सच बोलूं तो यार, ये सीन देखकर ना खून खौल उठता है, आपका भी शायद खौल उठेगा। इसी बीच इनकी नजर एक आलीशान महल पर जाती है जो कि दिखने में काफी सुंदर होता है। अब इनके पास रात में रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती, तो ये बड़ी चालाकी से उस महल में जाते हैं और उस आदमी को जो कि इस महल की देखभाल कर रहा होता है उसे भी रॉड से मारकर बेहोश कर देते हैं। लेकिन ये इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं कि उस महल में एक आत्मा रहती है। आगे ये उस बच्ची को लेकर महल के अंदर चले जाते हैं, जहां वो दोनों उस बच्चे के घर वालों को कॉल लगा के ये कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। दोस्तों, उसी दौरान किडनैप वर्ड सुनते ही हम उस महल की आत्मा को देखते हैं जो कि जाग गई होती है। तब उनमें से जो लड़की होती है वो बच्ची के फैमिली वालों से कहती है कि अगर कल सुबह तक तुमने हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं पहुंचाए तो तुम अपनी बेटी को खो दोगे। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। आगे अब रात हो जाती है, जहां ये कपल एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन ये इस बात से अनजान है कि शायद ये इनका आखिरी दिन होगा। तभी इन्हें ऊपर कमरे से कुछ आवाजें आती है, जिस पर वो लड़की जैसे ही उस कमरे में जाती है वहाँ की सभी लाइट्स अपने आप अचानक से ऑन हो जाती हैं। साथ ही उसके साथ इर्द गिर्द डरावनी चीजें भी होना शुरू हो जाती हैं। तभी अचानक से जैसे ही वो उस कमरे में जाने के लिए मुड़ती है, तभी दोस्तों हम उस महल की आत्मा को देखते हैं जो कि अगले ही पल उस लड़की को मार डालती है। इसी बीच उस लड़की की चीखने की आवाज उसका बॉयफ्रेंड सुन लेता है, और जैसे ही वो ऊपर कमरे की तरफ जा रहा होता है उसके सामने एक औरत दिखाई देती है जो कि दीवार पर अपना सर पटकते हुए बहुत रो रही होती है। और जैसे ये लड़का उसके पास जाता है, वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा निकलती है जो कि इसे बुरी तरह मौत के घाट उतार देती है। यहीं से ये सीन होता है चेंज। अब अगले सीन में हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहां ऑफिसर्स कुछ लोगों को पकड़ कर लेकर आए होते हैं जो कि मतलब चलते फिरते बहुत गलत काम करते हुए पकड़े गए होते हैं। जिनमें से एक लड़का जिसका नाम चैतन्य है, उसे इसलिए पकड़ के लेकर आए होते हैं क्योंकि वो एमएलए की फोटो पर गोबर फेंक रहा होता है। दूसरा आदमी जो कि शक्ल से ही कॉमेडियन लग रहा है, उसका नाम है पूर्वम, और उसे इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि वो पुलिस की कार के पीछे हल्का हो रहा था। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रजिया है, और उसके साथ साथ लक्ष्मण नाम का एक लड़का भी होता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड का भाई है। और ये लक्ष्मण रजिया के घर से भागने में उसकी मदद कर रहा होता है, पर उसी बीच इनकी टक्कर पुलिस की गाड़ी से हो जाती है, जिस वजह से रजिया की बारात पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। दोस्तों, अब रजिया घर वालों से भाग क्यों रही है ये बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा आपको। तो दोस्तों, अब वो ऑफिसर इन सभी को वार्निंग देके छोड़ देते हैं कि अगली बार से ऐसी हरकतें करते हुए अगर पकड़े गए तो नहीं छोड़ेंगे तुमको। और ऐसे ही इस घटना के दौरान इन सब की यानी कि चारों की दोस्ती हो जाती है। चारों मिलकर लंच कर रहे होते हैं, जहां चैतन्य सभी को बताता है कि एमएलए और कोई नहीं उसका ही अंकल है, और ये भी बताता है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है, अगर हॉस्पिटल में टाइम पर पैसे नहीं दिए तो उसकी माँ की जान चली जाएगी। इसके चलते वो अपने अंकल के पास कुछ पैसे मांगने के लिए गया था, जहां उसके अंकल ने उसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। और यही वजह होती है कि वो एमएलए के पोस्टर पर गोबर फेंक रहा था, जिसके एंड में चैतन्य ये भी कहता है कि मैंने गलत किया, मुझे गोबर पोस्टर पर नहीं अंकल के मुंह पर मारना चाहिए था सीधा। और फिर पूर्वम बताता है कि कैसे वो अपने पिता को देखते हुए बड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, और जब वो पूर्वम को भूत भगाने वाले मंत्र बता रहे थे उनकी उस समय मौत हो गई थी, जिस वजह से तब से पूर्वम को सिर्फ आधे भूत वाले मंत्र याद होते हैं, जिससे मतलब वो कुछ देर के लिए भूतों को भगा सकता है। ये उसके पास एक शक्ति है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता उनको। साथ ही साथ वो किसी के शरीर से भूतों को निकाल भी सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो उस भूत को अपने वश में नहीं कर सकता, जिस वजह से वो भूत एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चला जाता है। और इन सभी चीजों के लिए वो अपने पिता को जिम्मेदार मानता है कि अगर उनकी मौत नहीं होती तो मुझे सब कुछ पता चल जाता। दोस्तों, आगे वो बताता है कि मुझे इस समय पैसे की जरूरत थी,
तो मैंने एक गुंडे से लोन लिया था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे लौटाने के लिए, तो मैं उससे बच के भाग रहा था। और तभी मेरी नजर पुलिस पर पड़ी, तो मैं वहाँ पर जानबूझकर उनकी गाड़ी के पीछे हल्का होने लग गया ताकि पुलिस मुझे अरेस्ट करके उन गुंडों से बचा ले, और यही हुआ। इसके बाद रसिया अपनी कहानी बताती है कि कैसे उसके घर वाले उसकी शादी एक बड़े उम्र के अमीर शेख से कराना चाह रहे थे। कहती है कि हम गरीब है ना, और वो बहुत ही अमीर था, इसलिए घर वाले चाहते थे कि अमीर से शादी करे। और इसी झंझट से बचाने के लिए लक्ष्मण उसकी मदद कर रहा था भागने में, लेकिन भागते भागते इनकी गाड़ी पुलिस से टकरा गई, जिस पर पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। आगे चैतन्य सभी की कहानी सुनकर उनसे कहता है कि देखो, हम सभी का एक ही प्रॉब्लम है, पैसा। इसीलिए मेरे पास एक प्लान है, हम क्यों ना एमएलए की बेटी को किडनैप कर लेंगे जिसका नाम कीर्ति है, क्योंकि मेरे अंकल यानी कि एमएलए अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हमें हमारी मुंह मांगी रकम भी दे देंगे। एंड दोस्तों, इस प्लान को सुनकर पहले तो सभी ये करने से काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एमएलए की बेटी होगी। पर चैतन्य सभी को बताता है कि अरे रिस्क तो लेना ही होगा, अगर सोचो हम पकड़े नहीं गए तो माला माल हो जाएंगे। इसके बाद देखो सभी उन पैसों से कितने आराम से रहेंगे। ये सुनकर दोस्तों सभी के अंदर पैसों के लिए लालच आ जाता है, और प्लान के मुताबिक ये एमएलए की बेटी को अगले कुछ घंटों में किडनैप भी कर लेते हैं। तो आगे सभी कीर्ति को किडनैप करके एक लंबा सफर तय करने के बाद जब थक जाते हैं ना, तो थोड़ी देर थकान उतारने के लिए रुक जाते हैं। तभी पूर्वम की नजर एक बोर्ड पड़ जाती है जिस पर पिशाचीपुरम लिखा होता है। बस दोस्तों, पिशाचीपुरम देखकर पूर्वम की जान हाथ में आ जाती है, पूरी तरह उसकी हालत खराब हो जाती है। सभी पूछते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्या देख लिया। तब वो सभी को वापस चलने के लिए कहता है कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ रास्ते में भूत दिखाई देते हैं जो सभी आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगते हैं, और जो भी उनको लिफ्ट देता है वो उसकी जान ले लेते हैं। उसकी ये बातें सुनकर सभी उस पर हंसने लग जाते हैं कि भाई क्यों मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर ये सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद पूर्वम के कहे मुताबिक उन सभी को रास्ते में भूत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक ही जगह पर अजीब तरह से खड़े होकर लिफ्ट मांग रहे थे। और अब हंसने की बारी थी पूर्वम की। वो इन सभी पर हंसते हुए कहता है कि और हंसो मुझ पर, मैंने जब तुमसे कहा था कि यहाँ पर भूत है तो तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, अब तो विश्वास हो गया ना मुझ पर, अब भुगतो यहाँ पर। इसी बीच इन्हें रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम आत्माराम है। दोस्तों, वो इन सभी से लिफ्ट मांग रहा होता है, पर इन्हें ये लगता है कि वो कोई भूत है, इसलिए ये उसको भूत समझकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले होते हैं। पर वो कैसे भी करके अपनी जान बचाते हुए साइड हो जाता है और कहता है कि अरे कैसे लोगों, लिफ्ट तो मांगी थी। यहाँ से निपटने के बाद दोस्तों ये आगे उसी महल के पास पहुंच जाते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। जिसके बाद बिना कुछ सोचे ये सभी कीर्ति को लेकर उस महल के अंदर चले जाते हैं और कीर्ति को एक कमरे में ले जाकर एक कुर्सी से उसके हाथ बांध देते हैं, जिस दौरान वो पूरी तरह बेहोश होती है। आगे ना जब ये सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब क्या करना है, उसी बीच पूर्वम के मुंह से किडनैप शब्द सुनते ही उस महल की आत्मा वापस जाग जाती है दोस्तों। जिसके बाद चैतन्य और लक्ष्मण रसिया और पूर्वम से कहते हैं कि सुनो, तुम यहीं महल में रहकर कीर्ति का ध्यान रखना, हम दोनों एमएलए को कॉल कर आते हैं। और फिर ये दोनों उस गांव के कॉलिंग बूथ के पास जाकर वहां से एमएलए को कॉल करते हैं, क्योंकि अगर ये फोन से कॉल करेंगे तो इनके नंबर की मदद से इनको ट्रेस किया जा सकता है। जहां कॉल पर चैतन्य थोड़ी गुस्से वाली और मोटी आवाज में कहता है कि सुनो, तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है और अगर तुम उसकी जान की सलामती चाहते हो तो 10 करोड़ रुपए लेके यहाँ पहुँच जाना। ये सुनकर एमएलए की हालत खराब हो जाती है, वो काफी घबरा जाता है, अपनी बेटी के लिए नहीं, इन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले उसकी बेटी को एक आत्मा ने अपने वश में कर लिया था और अभी तक वो आत्मा उसके शरीर से बाहर नहीं निकली थी। मतलब दोस्तों, महल में पहले से एक आत्मा है जो इन सभी को मारने के लिए काफी है, लेकिन दूसरी आत्मा भी तो है जिनको इन्होंने न्योता दे दिया है उस एमएलए की बेटी को यानी कीर्ति को किडनैप करके। पता नहीं इनका क्या होगा। अब हम देखते हैं कि कीर्ति होश में आ गई है, जहां उसकी डरावनी आवाज को सुनकर पूर्वम और रजिया उसके पास जाते हैं, पर इन्हें ये नहीं पता होता कि कीर्ति के अंदर भूत है, जिस पर पूर्वम उसे काफी तंग करता है। उसे बीच बीच में सर पर मारते हुए कहता है कि चुप चुप बैठी रहो वरना तुम्हारे साथ सही नहीं होगा, चुप रहो। दोस्तों, उसे नहीं पता ये क्या कर रहा है। खैर, अब उसी समय इन्हें डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है, जिस पर ये जैसे ही डोर जाकर खोलते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसका नाम आत्माराम है, जो कि इनसे लिफ्ट मांग रहा था। और अब इन दोनों को लगता है कि वो कोई भूत है, जिस पर वो उससे दूरी बनाने लगते हैं। पर तभी वो उनसे कहता है कि अरे क्या मैं कॉल कर सकता हूँ। तब रसिया उसे अपना फोन देती है और फिर दोनों जाके खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त दोस्तों चैतन्य और लक्ष्मण भी वहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों के होश उड़े देख चैतन्य इनसे पूछता है कि क्या हो गया, तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। तभी पूर्वम अपनी उंगली उस आत्माराम की तरफ दिखाता है, जहाँ उसको देखकर चैतन्य और लक्ष्मण के भी होश उड़ जाते हैं। चारों काफी डरे हुए होते हैं, जबकि दोस्तों इनको पता ही नहीं है कि वो असली भूत है कि नहीं और असली भूत कौन है, कुछ पता नहीं इनको। इसके बाद ये सभी उसी कमरे में जाते हैं जहाँ कीर्ति को रखा हुआ था और फिर एक प्लान बनाते हैं
इनका प्लान ये होता है कि आत्माराम भूत है या नहीं ये पता करना है। जहाँ पर ये कुछ कांच के टुकड़े जमीन पर बिखेर देते हैं कि अगर आत्माराम भूत नहीं होगा तो उसे कांच चुभ जाएगा, और अगर वो भूत होगा तो उसके आते ही कांच के टुकड़े खुद उसके रास्ते से हट जाएंगे। तो प्लान के मुताबिक वो आत्माराम को उसी कमरे में लेकर आते हैं जहाँ उन्होंने कांच के टुकड़े रखे होते हैं। जैसे ही आत्माराम वहाँ पर आता है सारे कांच के टुकड़े साइड हो जाते हैं। पूर्वम तो ये सब कुछ छुपके से देख रहा था और ये देखकर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है कि अब क्या होगा। असल में दोस्तों महल की भूत जो है ना, उसने उस कांच के टुकड़ों को साइड किया था ताकि इन सभी को ये लगे कि असली भूत आत्माराम है। और अब ये प्लान फ्लॉप होने के बाद पूर्वम दूसरा प्लान सबको बताता है कि भूत को खून पीना काफी पसंद है, इसलिए वो आत्माराम के सामने खून रखेंगे और अगर उसने पी लिया तो मतलब वो भूत है। आत्माराम भी इन सभी चीजों से अनजान होता है कि तभी वहाँ पर नल से खून निकलने लग जाता है, जो कि महल की आत्मा कर रही होती है दोस्तों ये सब कुछ। और ये देखकर उसकी भी हालत खराब, बिल्कुल टाइट, वो भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। जहाँ घर के बीचों बीच पूर्वम अपने हाथ काट के खड़ा रहता है पता लगाने के लिए कि वो भूत है या नहीं, तभी वहाँ पर आत्माराम भागते हुए आता है और डिसबैलेंस होकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे होता यह है कि पूर्वम के हाथ का खून उसी कमरे की तरफ जाता है जिस कमरे में कीर्ति को रखा गया था। एंड उसी वक्त ये सभी उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ कीर्ति जो कि हवा में उड़ रही होती है और साथ ही साथ पूर्वम के खून को पी रही थी। सभी को पता चल जाता है कि भूत आत्माराम के अंदर नहीं बल्कि कीर्ति के अंदर है दोस्तों। आगे सभी घर में यहाँ वहाँ भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उसी बीच कीर्ति पूर्वम को ढूंढते हुए उसको बहुत मारती है, क्योंकि जब कीर्ति के हाथ बंधे थे तो उस वक्त उसने कीर्ति को बहुत परेशान किया था। जिसके बाद ये सभी यहाँ से भागते हुए एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं, जहाँ पूर्वम अपने पिता की राख से घर के बीचों बीच एक लाइन मार देता है और जो राख उसके पास है उसे लेकर वो हमेशा अपने साथ घूमता रहता था। और इससे होता यह है कि कीर्ति के अंदर जो भूत है वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता। उसी बीच हम महल की आत्मा को देखते हैं जो कि कीर्ति से मिली भी होती है और उसे भी एक शरीर की जरूरत थी, इसलिए वो वहां पर खड़ी रजिया के शरीर को अपना शिकार बना लेती है और उसके अंदर चले जाती है। और अब दोस्तों कीर्ति और रजिया दोनों के अंदर आत्माएं हैं और अभी ये दोनों बाकी सभी के साथ बिल्कुल नॉर्मल होने का नाटक करते हैं, जिससे सभी को लगे कि इनके अंदर आत्मा है ही नहीं और मौका मिलने पर वो इन सभी को मार डाले, ये इन दोनों आत्माओं का प्लान है। दूसरी ओर हम कीर्ति के मामा को देखते हैं जो कि एक तांत्रिक के पास आया हुआ होता है, क्योंकि उसी ने तांत्रिक के साथ मिलकर कीर्ति के शरीर में आत्मा को डलवाया था, क्योंकि वो अपने जीजा एमएलए की धन दौलत को देखकर बहुत जलता था और इसी जलन के चलते उसके मन में ख्याल आया कि अगर वो उसकी बेटी को मरवा दे तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों ये काम अगर वो किसी गुंडे से करवाता तो वो इसमें फंस सकता था, इसीलिए उसने इस तांत्रिक की मदद से कीर्ति के शरीर में एक आत्मा भिजवाई और वो आत्मा 9 दिन तक कीर्ति को अपने काबू में रखेगी। इसके बाद अगर 9 दिन के अंदर उस मामा ने कीर्ति को मारा तो सभी को ऐसा लगेगा कि कीर्ति को किसी आत्मा ने मारा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आत्मा मारेगी नहीं, वो सिर्फ कीर्ति को अपने वश में रखेगी। मारने का काम मामा का है दोस्तों, पर इसमें एक डेंजरस कंडीशन भी है कि अगर उन 9 दिनों में मामा कीर्ति को नहीं मार पाया तो वो आत्मा कीर्ति के शरीर से बाहर आ जाएगी और मामा और तांत्रिक दोनों को मार डालेगी। अब आगे दोस्तों दोनों आत्मा, जिसमें एक महल की आत्मा है जिसने रजिया को अपने वश में करके रखा हुआ है और दूसरी आत्मा जिसने कीर्ति को वश में रखा हुआ है, दोनों इन लोगों को मारने के लिए आ जाती है, जहां अगले ही पल दोनों इन पर हमला भी करने वाली होती है। कि तभी ये लोग पूछते हैं कि अरे हमने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो तुम हमें मार रही हो। जिस पर दोस्तों महल वाली आत्मा अपनी कहानी बताती है कि ये कहानी हमारे देश के आजादी से पहले की है, जब हर तरफ ब्रिटिशर्स का राज था। तब एक दिन एक ब्रिटिशर ने मुझे किडनैप कर लिया था और अपने महल में ले जाकर कैद कर लिया, जिसके बाद उसने मेरे पिता से मेरे बदले पैसे मांगे, जिस पर मेरे पिता ने उस ब्रिटिशर को पैसे भिजवा दिए थे, लेकिन उसने मुझे आजाद करने के बजाय मुझे गन से शूट करके मार दिया, जिसके पीछे उसका मकसद ये था कि मेरे पिता अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के दुख में तड़पते रहे। लेकिन जब मैं मर गई उसके बाद मैं आत्मा बनकर वापस लौटी और उस ब्रिटिशर को मार के मैंने अपना बदला लिया और उसी दिन से ये महल खंडर हो गया। तब से मैंने फैसला कर लिया कि जो भी यहाँ पर किसी को किडनैप करेगा या उसे टॉर्चर करेगा तो उसको भी मैं उस ब्रिटिशर वाली सजा दूंगी, और तुम लोगों ने भी यही किया है कीर्ति को किडनैप करके। दोस्तों ये कहानी खत्म होते ही वो आत्मा इनको मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर कीर्ति का मामा और वो तांत्रिक आ जाता है। और दोस्तों मामा को कीर्ति के पापा ने कहा था कि तुम पैसे लेकर जाओ और बेटी को छुड़ा कर लेकर आओ, लेकिन मामा तो तांत्रिक के साथ यहाँ पर आ गया है। बेचारे एमएलए को क्या पता कि मामा क्या करने जा रहा है। तांत्रिक आते ही दोनों आत्माओं को वश में कर लेता है, जहाँ उसका मकसद तो कीर्ति को मारना होता है, लेकिन महल वाली आत्मा ऐसा करने नहीं देती, इसीलिए वो उसे भी वश में कर लेता है। जिसके बाद वो तांत्रिक दोनों आत्माओं पर अपना जादू फेंकना शुरू करता है, जिससे दोनों आत्माएं तड़पने लग जाती है। और ये सब कुछ वो एक गुड़िया यानी कि एक डॉल की मदद से कर रहा होता है, जो कि एक हवन के बीच होती है। ये देखकर चैतन्य को आत्माओं पर दया आने लग जाती है और उन्हें आजाद करवाने के लिए
वो पूर्वम और लक्ष्मण मिलकर उस मामा के गुंडों को पहले पीटते हैं, जिसके बाद वो उस डॉल को हवा से बाहर निकाल देते हैं और अब वो तांत्रिक उन आत्माओं को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर दोस्तों आगे क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। महल की आत्मा तांत्रिक और मामा जी को बहुत बुरी हालत कर देती है। इससे भी खतरनाक बात इनके लिए ये होती है कि आज ही उस तांत्रिक की आत्मा के 9 दिन भी पूरे हो गए थे। इसीलिए कीर्ति के शरीर में जो आत्मा थी वो मामा और तांत्रिक को अपना शिकार बना लेती है। इसके बाद महल की आत्मा भी रजिया के शरीर को छोड़कर कीर्ति के अंदर आ जाती है, यानी कि अब कीर्ति के अंदर 2 आत्माएं हैं दोस्तों। फिर ये दोनों आत्माएं बड़ी बेरहमी से मामा और तांत्रिक दोनों को मार डालती है, जिसके बाद वो तांत्रिक वाली आत्मा वहां से चली जाती है क्योंकि उसका काम यहाँ पर खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों महल वाली आत्मा भी चली जाती है वहां से, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये सभी अच्छे लोग हैं और ये कीर्ति को कुछ नहीं करेंगे। जिसके बाद सभी सेफली महल से बाहर आ जाते हैं और फिर कीर्ति को उसके पिता के पास जाकर छोड़ देते हैं। हालांकि यहाँ इन चारों को कीर्ति को किडनैप करने के लिए एमएलए जेल में डाल सकता था, लेकिन यहाँ इनकी किस्मत काम आ जाती है। एमएलए को इस बात का पता ही नहीं होता कि यही चारों हैं जिन्होंने कीर्ति को किडनैप किया था, और कीर्ति को भी कुछ याद नहीं था क्योंकि वो पूरे समय आत्मा के वश में थी। इसीलिए एमएलए को लगता है कि इन चारों ने कीर्ति को बचाया है और साथ ही साथ उसके शरीर से आत्मा को भी बाहर निकाला है। स्पेशली दोस्तों चैतन्य पर एमएलए बहुत खुश होता है क्योंकि उसका कीर्ति को बचाने में बहुत बड़ा योगदान था और वो उसका भांजा भी था। जिसके बाद वो कीर्ति और चैतन्य की शादी तय कर देते हैं और मूवी के एंडिंग सीन में दोनों की शादी हो जाती है, जो बड़ी जोरों शोरों से होती है। और अब फाइनली चैतन्य अमीर हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।